नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेट नॉलेज एंड शेयर की एक नए और धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 को हल करेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है भैया HCF ऑफ 306 और 657, यानी कि 306 और 657 का हमें HCF 9 दे रखा है पहले से। ठीक है, हमें HCF दे रखा है दोनों संख्याओं का। और फिर कह रहा है कि LCM हमें ज्ञात करना है कि 306 657 का, यानी कि इन्हीं संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, एकदम फर्जी सवाल है, आप सोच नहीं सकते इतना सरल होगा ये सवाल। ठीक है, कैसे? हमें HCF दिया है, संख्या दी हुई है, LCM निकालना है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि A गुणे B जो होता है वो बराबर होता है HCF इंटू LCM के। ठीक है, यानी अगर आपको संख्या ए और बी क्या है, ये तो संख्याएं हैं, जो संख्याएं ये 306 657, यानी कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो बस इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब आप इससे भी कर सकते हैं कि आप 306 और 657 का LCM निकाल लें सीधे, लेकिन भाई हमें अगर HCF दे रखा है तो हम इसी का यूज करें ना, उससे सवाल तो सरल होगा। क्या फ़ायदा इतना दोनों का, इतने बड़े संख्याओं का अभाज्य गुणन खंडन करने, फिर उसमें से देखें LCM कौन कौन से आएंगे LCM में। ठीक है, तो इससे अच्छा कि हम लोग यही सूत्र लगा लेते हैं सिंपल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिख दे चूँकि A गुणे B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो A और B क्या है, तो A है 306, A क्या है, A है 306 और B क्या है, B है 657। और ठीक है, HCF में कितना दे रखा है, HCF इनका दे रखा है इन संख्याओं का 9। तो ठीक है, 9 इंटू क्या दे रखा है, LCM। अब आप एक काम करिए, 9 को यहाँ पे देखो, 9 मल्टीप्लाई फिर नीचे आएगा बटे में, मतलब कि डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से LCM जो है वो हमारे पास आएगा 306 गुणे 657 बटे में 9। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैंने बस ये इधर बटे में होता मैंने इसको इधर लिख दिया। ठीक है, वही बात है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो 306 है वो 9 से कट जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखो कट गया तो हमारी कैलकुलेशन तो आसान हो गई बिल्कुल। देखिए कैसे कैलकुलेशन हमारी आसान होगी। तो 9 से ये कटेगा, 9 3 27, फिर 3 बचा 36, 9 चौके 36। तो LCM हमारे पास में यहाँ पे बन के आ गया क्या, 34 गुणे 657। और जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास LCM जो है वो निकल के आता है इतना 22,338। बस यही हो गया हमारा सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, प्रश्न संख्या 5। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझने लायक है। ऐसा ही सेम प्रश्न आपके उदाहरण में था, इसी प्रश्नावली के, आप चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ पे मैं यही चीज़ सिद्ध जांच करनी थी। यहाँ पे बस 6 की जगह 4 था। ठीक है, अब हमें क्या देखा है, प्राकृतिक संख्या। तो पहले आपको ये जाननी चाहिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4। ठीक है, हम यहाँ से 1 को हटा रहे हैं। अब भी मैं आपको बताऊंगा 1 को क्यों हटा रहे हैं। ठीक है, और 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या है, 0 पर समाप्त होने का मतलब कि जैसे 30 दे रखा है आपको, ठीक है, 210 दे रखा है, तो ये संख्या देखो लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए, n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n की ये मान है, यानी कि आप बारी बारी से सभी मान रखेंगे 6 की पावर n में। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का हल बहुत ही छोटा सा है। आप कहेंगे अच्छा ये हल था क्या, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिए। n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है, किसी प्राकृतिक संख्या। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है अगर हम इसमें n की जगह कोई प्राकृतिक संख्या रखें तो n के किस मान के लिए, यानी कि इसमें से कौन सा मान अगर यहाँ पे हम रखेंगे कि हमें 6 की पावर n की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 पे समाप्त होगी।
ठीक है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा आना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको रख के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं रखता हूँ, देखो अगर हम एक रखेंगे, पहले एक रखेंगे, ठीक है, फिर से 2 रखेंगे, फिर n है 6 की पावर n है, 6 की पावर 4 रखेंगे, ऐसे ही हम लोग रखते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे 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 हम लोग अनंत तक रखेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है। इसी तरह इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। और 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आती है 216। और 6 के पावर 4 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1296। इसी प्रकार से हम करते चले जाएंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ भी 6 लास्ट में, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मतलब कि 6 आ रहे हैं, 0 एक भी बार नहीं आ रहा। और ऐसा होगा, आप n के कोई भी मान रख दीजिए, 0 कभी भी नहीं आने वाला, ठीक है, ठीक है। अब इस बात के पीछे की लॉजिक क्या है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 30 लिखा हूँ, ठीक है, तो मैं 30 का ही मैं गुणनखंड करता हूँ, अभाज्य गुणनखंडन। तो 30 का बराबर 2 15, फिर 3 से 5, फिर 5 1, ठीक है। तो 30 का अभाज्य गुणनखंडन कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5, अच्छा। और 210 लिखा था, तो 210 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंडन करूँ तो ये आता है 2 से जाएगा 1, ठीक है, 0 5, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9, 1 15 35, फिर ये 5 से जाएगा 7, फिर 1 आ गया, ठीक है। अब मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने 300 का किया, देखो सभी संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही, मैंने ऐसी संख्या लिया को समझाने के लिए। 2 से करेंगे तो पहले 150, फिर 2 से करेंगे 75, फिर 7 पर हमारे 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 1 5, ठीक है, फिर 5 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसका भाज्य गुणनखंडन कितना आया, इसका आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका कितना आया 300 का, तो 300 का हमारे पास आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। आप अगर आप तीनों में देखिए, तीनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या कि भाई तीनों संख्या पहली बात तो 0 पे समाप्त हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, इनके अभाज्य गुणनखंडन में दो अनिवार्य रूप से आ रहा है, 5 भी अनिवार्य रूप से आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 आ रहा है। आप कहेंगे सर 3 भी तो आ रहा है भैया, तो 3 जरूरी नहीं आए, जैसे कि समझ लेते, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते 100 है, ठीक है। अब 100 का हम लोग करेंगे तो पहले 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से फिर 5 से जब जाएगा, हाँ, तो 5 से फिर 5 से, ठीक है, 1। अब देखो 100 का हमने किया, तो 100 का हमारे पास आ रहा है 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि जो संख्या 0 पे समाप्त होगी, यानी जिस संख्या का लास्ट में 0 आएगा ना, फिक्स है, उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 तो आएंगे ही आएंगे। देखो इसमें भी 2 और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है। दूसरी संख्याएं आए या ना आए, 3 आए या ना आए, देखो इसमें नहीं है। 7 आए या ना आए, उससे मतलब नहीं है, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर उस संख्या 0 पे समाप्त होगी तो लास्ट में 0 लाने के लिए 5 और 2 उसके अभाज्य गुणनखंडन में होने चाहिए। कितनी भी बार हो सकती है, देखो इसमें एक बार है, इसमें एक बार, इसमें एक बार है, इसमें 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया है। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 2 और 5 मिलकर तो 5 दूनी 10 करेंगे उसे, वही तो मिलकर उसे 10 करेंगे, तभी तो लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 रूट रूप से आने चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर थोड़ा समझाइए, क्या अगर 10 गुणे 1 आएगा तब पर भी तो 10 बन सकता है, तो 5 और 2 ही क्यों, तो भाई समझने का प्रयास करो। 10 क्या है, हम लोग अभाज्य गुणनखंडन की बात कर रहे हैं। 10 क्या है, 10 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये वापस से 10 का गुणनखंड करेंगे तो 10 वापस से तो 2, फिर 2 गुणे 5 में ही तो टूट रहा है, ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, वो तो पहले से ही कट के 2 और 5 में ही टूट रही है, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होगी तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, हाँ 2 और 5 आना चाहिए। तो बस हम लोग यही हल में लिखेंगे। हल यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। हमें क्या दे रखा है, 6 की पावर n, तो हम लोग पहले 6 की पावर n का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे 6 की पावर n का, ये सब रफ का काम है, कुछ भी नहीं, इसमें आपको समझाने के लिए मैंने किया, ये हल यहाँ पे असलियत के। तो 6 की पावर 6 का हम लोग पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का करेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुणे 3 की घात n। n क्या है, n घात है, यानी कि कितनी बार आए हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, कितनी भी बार आ सकते हैं, लेकिन 5 और 2 आना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 आया, 5 नहीं आया। मैंने क्या बोला, 2 और 5 अनिवार्य रूप से आने चाहिए। चलो मैं लाइन लिख देता हूँ एक यहाँ पे।
यहाँ पे बच्चों वो लाइन लिख दी है, ठीक है। यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आने चाहिए। यानी कि अगर वो 0 पे समाप्त हो रही है 2 और 5 तो भैया फिक्स है, फिक्स आएंगे, ठीक है। 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, इसमें केवल 2 आ रहा है, इसलिए क्या, इसलिए ये क्या है, 0 पे कभी समाप्त नहीं। के बाद गुणनखंडों में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भैया किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा, किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसकी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आने चाहिए संख्या। इसलिए संख्या 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि भाई इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सेम यही लॉजिक उदाहरण वाले प्रश्न में लगे जिसमें हमें 4 की पावर n के लिए सिद्ध करना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि भैया व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। अब आपके मन में एक सवाल टूटना चाहिए, भाई ये भाज्य संख्या क्या होती है भैया? आपने तो अभाज्य संख्या के बारे में बताया था, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या यानी कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे या उसका भाग ना जाए, तो भाज्य संख्या जिसका भाग जाए, अभाज्य संख्या मतलब जिसका भाग ना जाए, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, सोचिए आप, 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने ऐसे करके लिखा है। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि ये क्या है, ये इसका भाग तो किसी से जाएगा ही नहीं, एक से जाएगा, खुद से जाएगा, ठीक है। 3 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 4 करेंगे तो 4 का आएगा 2 × 2, मतलब कि इसका भाग 2 से जा रहा है, तो इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। या इसे कभी कभी क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या, किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ होता है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। 5 भैया अभाज्य है, ठीक है, पता है आपको, तभी तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो 2 × 3, मतलब कि इसका भाग 2 से भी जा रहा है, 3 से जा रहा है, इसलिए ये क्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या मतलब कि क्या, जिसका भाग जाए या जिसके भाज्य गुणनखंडन में एक और स्वयं का कोई और संख्या आए जिसका भाग हो जाए, ठीक है। तो बस हमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। आपको इसे भाज्य संख्या सिद्ध करना है, तो या तो आप ये पूरा चीज़ सॉल्व करें, इसका मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें और फिर उसका अभाज्य गुणनखंडन करके दिखाएं कि हाँ भैया इसका भाज्य गुणनखंडन हो रहा है, इसलिए क्या भाज्य संख्या है। या तो आप वो कर सकते हैं, वैसे बहुत लंबा चौड़ा होगा भाई, तो मैं आपको बताता हूँ एकदम सरल तरीका। देखिए कैसे करेंगे। तो पहले मैं ये पहला पार्ट लेता हूँ, बुक में पहला पार्ट नहीं दिया है, मतलब कि बुक में पार्ट अलग अलग नहीं कर रखे हैं, तो मैं पहले ये लेता हूँ, फिर बोलूँगा 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये पूरा गुणे में है, तो इसे हम लोग पहले एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, आपके समझने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, तो अगर हम लोग इसमें जो 13 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 13 कॉमन ले लें, तो अगर हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 7 × 11, ठीक है, +1, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसे हम लोग अब सॉल्व कर ले, बहुत अब तो आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 13 × 11 × 77 +1, ये बराबर आ गया 13 × 77 = 78। अब देखो, अब चूंकि हमने इस संख्या को जो हमें किताब में दे रखी थी, हमने उसी को 13 × 78 के रूप में लिख दिया। मैंने क्या बोला, अगर भाज्य संख्या होती तो उसे हम लोग ऐसा लिख ही नहीं पाते। अब आप कहेंगे क्यों नहीं लिख पाते, यहाँ पे इसे हम लोग अभाज्य संख्या को 1 × 2 लिख सकते हैं, तो भाई 1 की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, हमें 2 या 2 से बड़ी संख्याओं की बात करनी है, ठीक है। तो 1 मतलब कि 1 से तो जाएगा ही भाग ना, भाज्य संख्या 1 से तो सभी का भाग जाता है, ठीक है। तो हमें 1 को छोड़ के सोचना है। किताब में दे रखी थी, हमने उसे अब हालांकि यह भाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन हाँ गुणनखंड के रूप में लिख दिया ना कि इसका इस संख्या का भाग इस संख्याओं से जाएगा। जब भाग जाएगा तो ये संख्या क्या होगी, अब बड़ी भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, तो इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य है,
ठीक है। चलो ऐसे आप दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे। तो दूसरा पार्ट हमें क्या दे रखा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, प्लस 5। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं। ये बहुत ही सरल सवाल होते हैं यार। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 गुणे 6, 5 चला जाएगा बाहर, ठीक है। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब पूरे ब्रैकेट, फिर यहाँ से 5 है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई 5 ये है और ये पूरी एक संख्या है, तो इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 संख्या आएंगे। लेकिन हाँ सॉल्व कर लेते हैं तसल्ली के लिए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे 7 संख्या 42 आता है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन के आता है 1008 प्लस 1 है यहाँ पे। फिर ये जो है ये बनेगा 5 गुणे, इसे ऐड करेंगे 1009 और फिर हो गया। यहाँ पे फिर से लिख दीजिए, चूँकि नहीं इसलिए इसे हम लोग 5 गुणे 1009 लिख दिया, तो इसलिए सेम वही कॉन्सेप्ट से ये संख्या भी क्या है, भाज्य है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आज के अंतिम सवाल की ओर। इस सवाल में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर का वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है। माना वे दोनों एक साथ एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। वे दोनों एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्तर पर मिलेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, ठीक है, मतलब कि कोई खेल का मैदान है, उसका वृत्ताकार पथ है। तो मान लीजिए ये पथ रहा होगा उसका, उन दोनों का, तो मतलब कि इस रास्ते पे लोग चल रहे हैं, ठीक है। वे लोग दोनों कौन कौन, सोनिया और रवि, यहाँ से मान लो चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों एक ही समय एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। ये मान लीजिए रवि है, ये सोनिया है। तो जो रवि है कह रहा है कि रवि 12 मिनट चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि रवि कम समय ले रहा है। सोनिया 18 मिनट चक्कर लगा रही है इस मैदान पर, ठीक है। यानी कि रवि को 12 मिनट लग रहे हैं यहाँ से वापस यहाँ आने में, जबकि सोनिया को यहाँ से यहाँ आने में 18 मिनट लग रहे हैं। यानी कि रवि की स्पीड तो ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि कितने समय बाद भी प्रारंभिक स्तर पर मिलेगा। यानी देखो यहाँ पे रवि तो तेज चल रहा है, तो रवि पहले आ जाएगा, सोनिया पीछे रहेगी, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है हमसे कि कितने समय बाद वे दोनों फिर से यहीं पे एक साथ रहेंगे। तो भाई मैंने ऐसे सवाल में बताया था, अगर आपको कहीं भी सवाल में अधिकतम दिख रहा है तो आप HCF लगाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई अगर इसमें तो कोई अधिकतम दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे तो हम लोग HCF लगा नहीं सकते। पहला कारण, इसलिए हम लोग यहाँ पे LCM लेंगे। दूसरा कारण ये कि चूँकि अगर एक बार करेंगे तो एक बार में मिलेंगे नहीं, दूसरी बार में पता नहीं मिल जाए, तीसरी बार में हो सकता है मिल जाए, चौथी बार में हो सकता है मिले, ठीक है। तो आपने अगर नोटिस किया हो तो 2 संख्याओं का जो HCF होता है वो उन संख्याओं से हमेशा कम आता है। 2 संख्याओं का HCF उन संख्याओं से कम आता है या उन संख्याओं के बराबर आ सकते हैं, उन संख्याओं से कोई बड़ा नहीं आएगा। तो अगर हम लोग 12 और 18 का HCF निकालेंगे तो 12 18 से बड़ा ही नहीं आएगा। तो भाई कैसे वो, मतलब कि कैसे, इसलिए हमें HCF से पता नहीं चल पाएगा कि वे कब मिलेंगे। LCM जो होता है बड़ा आता है इसमें संख्याओं से, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, वे मिलेंगे, हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे LCM निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थल पर LCM ऑफ 12 और 18 समय बाद मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो LCM होगा उतने समय बाद ये लोग मिलेंगे। तो 12 और 18 का LCM निकाल लो, 12 और 18 का LCM निकाल लो। तो ये आपको काम रफ में करना है LCM निकालने का। 2 से करेंगे 6 का, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 18 से करेंगे 2, 9 आएगा, 3। आप लोग आई होप अब भाज्य गुणनखंड आराम से कर रहे होंगे। तो LCM कितना आया, 12 का आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 का आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। आप ये काम चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये वाला जो काम है तो यहाँ पे आप कर दीजिए। 12 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 का यहाँ पे आ गया 2 गुणे
3 गुणे 3। तो एलसीएम में मैंने क्या बोला था, एलसीएम के लिए जो संख्याएं हैं 2 और 3 लिख रहे हैं, 2 लिख लो, 3 लिख लो, अधिकतम घात लिखो। 2 की अधिकतम घात, यहाँ पे देखो 2 है घात तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे इसकी घात आएगी। तो 2 दूना 4 गुणा 9, 9 चौके 36, यानी कि 36 मिनट बाद वे फिर से मिलेंगे। 36 मिनट जब बीत जाएगा तो वे फिर से यहीं पे दोनों एक साथ होंगे। अच्छा, अगर इसको रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, यानी कि रवि को 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि जब रवि 3 चक्कर लगा के यहाँ पे रुकेगा तो सानिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, तो 36 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर, यानी कि जब तक सानिया 2 चक्कर लगाएगी तब तक रवि 3 चक्कर लगा के यहाँ पे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो में मजा आया होगा। तो आज हमारी प्रश्नावली 1.2 हो गई खत्म। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो स्क्रीन पे शो हो रहे नंबर पर तुरंत कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।